So I'll go ahead with next topic. अभी हमारा अगला टॉपिक है हेलिकल मोशन। लेकिन हेलिकल मोशन समझने के लिए तुमको सबसे पहले याद होना चाहिए साइक्लोट्रॉन मोशन। तो साइक्लोट्रॉन मोशन में फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ, वेरी वेरी क्विक रिकैप ऑफ साइक्लोट्रॉन मोशन। तो वी विल फर्स्ट वेरी क्विकली रिवाइज व्हाट इज साइक्लोट्रॉन। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या था ये हम देखेंगे, क्योंकि हमको हेलिकल मोशन के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए। So cyclotron में, if you remember, it is a circular particle accelerator which uses magnetic field to bend the particles into circular path and electric field to accelerate them. तो ये जो cyclotron है ये particle accelerator है, पार्टिकल एक्सेलरेटर है। तो ये पार्टिकल्स को वेरी हाई स्पीड पे एक्सेलरेट करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है उनके पाथ को सर्कुलर बनाने के लिए, पार्टिकल के पाथ को सर्कुलर बनाने के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करता है उसका स्पीड बढ़ाने के लिए। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2D शेप, अगर होगा या तो 2D शेप हॉलो हॉलो मेटालिक बॉक्सेस हॉलो है, राइट। और इन दोनों में कुछ गैप है। बाय द वे इन दोनों डीज में से एक को D1 बोलेंगे, एक को D2 बोलेंगे, और इन दोनों का नाम कॉमन नाम था डीज, D1 एंड D2। इन दोनों में एक गैप है, इस गैप के बीच में सेंटर पे एक सोर्स ऑफ पार्टिकल है, सम सोर्स ऑफ पार्टिकल। देन इन दोनों में हम लोगों ने एक हाई वोल्टेज, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी लगा के रखा है। दिस इज हाई फ्रिक्वेंसी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। कितना पोटेंशियल डिफरेंस याद होगा तो आपको 10,000 वोल्ट्स, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है 10⁷ हर्ट्ज। फिर ये जो दो डीज है इसको हम रखते हैं बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो उसमें से एक हो गया ये नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू लगभग होती है 1.5 टेस्ला। और इस पूरे सेटअप को हम लोग डाल देते हैं एक इवैक्यूएटेड चेंबर में। इवैक्यूएटेड चेंबर मतलब वैक्यूम में। देन यू हैव टू जस्ट नो दिस कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली होगा क्या, जैसे ही यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिट हुआ, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, तो जब अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ उस टाइम पे दोनों में से जो D नेगेटिव होगा वो उसके तरफ जाएगा। अगर D2 नेगेटिव होगा तो D2 की तरफ जाएगा, आधा चक्कर काट के आएगा। जैसे ही हाफ सर्कल कंप्लीट हुआ, पार्टिकल बाहर आया, सामने वाला D1 नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो अब वो D1 के पास एक्सेलेरेट होगा। फिर वापस जब यहाँ से बाहर निकला तो D2 नेगेटिव हो गया, D1 पॉजिटिव हो गया, ऐसे चलता रहेगा। गुड। तो यहाँ पे ये जो सर्कुलर पाथ देने का काम कर रहा है वो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है QVB sin थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 है। 90 क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है mv²। यहाँ से तुमको मिल गया था R का इक्वेशन, R आ गया आपका mv/q। फिर हमने फाइंड किया था व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ सर्कल, सेमी सर्कल। टाइम टेकन टू कंप्लीट आधा सर्कल, हाफ सर्कल। ये हमने लिखा था π/ω, क्योंकि टाइम पीरियड इज 2π/ω, तो हाफ सर्कल के लिए π/ω, और ओमेगा होता है v/r। ओमेगा होता है v/r, तो r गया ऊपर, और ये r यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो t = π/v mv/qb। v कैंसल, तो टाइम हो गया mπ/qb। दिस इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेस हाफ सर्कल। पूरा सर्कल के लिए जितना भी टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। इट इज 2 टाइम्स ऑफ t, तो ये हो गया 2πm/qb। दिस इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल। फिर हमने फाइंड किया था काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड करते हैं
व्हेन द पार्टिकल एग्जिट्स, तो इसका मतलब जितना एनर्जी चाहिए था उतना मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे विंडो बना देते हैं, यहाँ से पार्टिकल बाहर आ जाता है। अब जब पार्टिकल बाहर आता है तब उसका जो रेडियस है उसको बोलते हो आर एग्जिट, और तब उसका जो स्पीड है वो मैक्सिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम वापस से वही सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स ऐसा लिखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² बाई आर, यहाँ पे आर एग्जिट है और ये मैक्सिमम स्पीड है। और फोर्स टू मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्यू वी बी, तो क्यू वी मैक्स बी, वी मैक्स एक और एक हो गया कैंसल, तो यहाँ से तुमको वी मैक्स मिल गया, वी मैक्स इक्वल्स टू क्यू बी आर एग्जिट बाई एम। फिर तुमको चाहिए था काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर एग्जिट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एक एम हो गया कैंसल, एक एम हो गया कैंसल, तो आपके पास आ गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर एग्जिट स्क्वायर अपॉन 2m। ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। इतना हमने कल देखा था। अब हमको देखना है अगले टाइप का मोशन विच इज हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन में और साइक्लोट्रॉन मोशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मोर और लेस दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, वो अच्छे समझ लो। एक्चुअली हमको हेलिकल मोशन ही समझना था, उसके लिए हमको थोड़ा सा साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। इसी के लिए मैंने साइक्लोट्रॉन पूरा का पूरा रिवाइज करके दिया। हेलिकल मोशन मैं कुछ भी लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करके दे दूंगा, बाकी थ्योरी आपको दिया है। इट इज़ वेरी सिंपल। साइक्लोट्रॉन मोशन अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर था। पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर था। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, ऐसा हो मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड को, उसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, एक कंपोनेंट पैरेलल है, राइट? ऐसा हो सकता है ना कि ये वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है नीचे, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है और एक कंपोनेंट पैरेलल है। तो उस केस में जो मोशन है वो हेलिकल मोशन होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको आपका जो टेक्स्ट बुक का नोट्स का डायग्राम है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और हमने जो ये ड्रॉ किया ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा, दोनों समझ में आ जाएगा आपको। तो साइक्लोट्रॉन मोशन में दो हमारे पास थे ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल पीसेस। इसमें से एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। तो तुमको तो पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, नॉर्थ टू साउथ। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब जो वेलोसिटी, अब तक वेलोसिटी तुम ऐसा ले रहे थे परपेंडिकुलर, अब वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो ऐसा है, तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा। ये जो कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है ये पैरेलल कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट सर्कुलर मोशन में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि हमने देखा मैग्नेटिक फोर्सेस वी बार क्रॉस वी बार, क्यू वी बार क्रॉस वी बार, क्यू वी बार क्रॉस वी बार। तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या कंट्रीब्यूट करेगा, सर्कुलर मोशन। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फोर्स पाथ को क्या करता है, सर्कुलर बनाता है। कब बना सकता है, जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी क्या हो, परपेंडिकुलर। किसने बोला, वो फॉर्मूला ने बोला, क्यू वी बार क्रॉस वी बार, क्योंकि वी बार क्रॉस वी बार का जो डायरेक्शन होता है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी बार एंड वी बार। तो जब जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, पाथ क्या हो जाता है, सर्कुलर।
यहाँ पे वेलोसिटी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है, लेकिन एक कंपोनेंट है क्या? हाँ। तो होगा पता है क्या? ये पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का, वो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में सेट करेगा, और ये जो कंपोनेंट है पैरेलल, ये उसको आगे लेके जाएगा। तो होगा ऐसा कि पार्टिकल ऐसा 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 आगे जाएगा। इसको बोलते हो हेलिकल मोशन। क्या बोलते हैं इसको? हेलिकल मोशन। अब आपके टेक्स्ट बुक में और नोट्स में इसी को घुमा के दिखा है। तो मैं वो डायग्राम में समझा देता हूँ आपको। ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये जेड एक्सिस मान लेता हूँ, ये वाई एक्सिस मान लेता हूँ। दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। वेलोसिटी जो है ना वो y के अलोंग है, ना वो x के अलोंग है, वो बीच में है। ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक हो गया ये पैरेलल कंपोनेंट, एक हो गया ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जा रहा है, वेलोसिटी ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है क्या? यस। तो सर्कुलर मोशन होगा क्या? यस। लेकिन दूसरा कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या करेगा? पार्टिकल को आगे ले जाएगा। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है, देख लो, ऐसे ही होगा। बराबर। बस इतना ही है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड हेलिकल मोशन। डन, खत्म, गुड। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट। अब ये टॉपिक और इसका अगला वाला टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। दो अलग अलग टॉपिक है जो दिखते बहुत सेम है लेकिन सेम नहीं है। देखो अभी मैं एक बार समझा देता हूँ, वैसे याद रखना। कुछ नहीं है, आपको मैंने कल भी बताया था, जब भी एक वायर में से करंट पास हो तो वायर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने और एक चीज़ बोली थी कि अगर एक करंट कैरिंग वायर किसी और मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो उस पर क्या एक्सपीरियंस होगा? फोर्स। तो दो टॉपिक बनेंगे, एक करंट कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो, नंबर टू जिस वायर में करंट है उस पर फोर्स कितना लग रहा है। तो दो अलग टॉपिक है। इन वन टॉपिक यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर, और एक टॉपिक में तुम फाइंड करोगे व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो टॉपिक है अगला, उसका टॉपिक का टाइटल क्या है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट। तो हमको ये फाइंड करना है, हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, उसको अगर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया? वी डोंट केयर, कहीं से तो आया। उस पर फोर्स कितना लग रहा है वो देखना है। तो वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, ऑन अ करंट कैरिंग वायर। हाँ, लेकिन वायर तो बहुत अलग अलग शेप के हो सकते हैं ना। तो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट केस, स्ट्रेट वायर। हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर में करंट है और वो वायर रखा गया है एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कितना है वो हमको देखना है। उससे पहले उससे पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक यू शुड नो इज दैट जब भी तुम वायर बोलते हो, वायर इज मेड अप ऑफ मेटल विच इज अ कंडक्टर। याद रखना। मेटल में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 या 2 या फिर 3। मेटल्स हैव वैलेंसी 1 और 2 और 3। जब किसी भी एक एटम में लास्ट शेल में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन हो ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते हैं और लूजली बाउंड होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। सो व्हेन you have 1 or 2 or 3 electrons in the last shell, the force of attraction between nucleus and electron is less। और क्योंकि force of attraction less है, loosely bound है, तो थोड़ा भी एनर्जी मिल गया, they become free, electron become free। अब एक बात बताओ, इन जनरल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। मतलब इन जनरल एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही
नेगेटिव चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया गया तो कौन सा चार्ज ज़्यादा है? पॉजिटिव, उसको बोलते हो पॉजिटिव आयन। क्या बोलते हो? पॉजिटिव आयन। तो कंडक्टर में ये जो मैं डॉट्स दिखा रहा हूँ, ये डॉट्स पता है कौन है? ये है पॉजिटिव आयन्स। These are पॉजिटिव आयन्स। और यहाँ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब तक मैंने कोई बैटरी, कोई सेल कनेक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं लगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? बैठे हैं क्या? नहीं, दे आर मूविंग। क्यों मूविंग? क्योंकि उनके पास थर्मल एनर्जी है। और थर्मल एनर्जी, सराउंडिंग का जो हीट है, उस हीट की वजह से जो उनका एनर्जी को बोलते हो थर्मल एनर्जी। तो बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, बट दे आर मूविंग रैंडमली, कोई सेंस नहीं है डायरेक्शन, कहीं भी जा रहे हैं। और जो रैंडम मोशन होता है ना, इसका स्पीड होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, वेरी हाई स्पीड। करेक्ट। अब हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ तो चार्ज फ्लो हो ही रहा था, लेकिन करंट है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि रैंडम मोशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स एक क्रॉस सेक्शन में से लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, उतने इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट आ जाते हैं, क्योंकि रैंडम मोशन है। मतलब नेट चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज 0। तो करंट कितना हो गया? 0। लेकिन जब आप एक बैटरी कनेक्ट कर देते हो या एक सेल कनेक्ट कर देते हो, तो उस केस में व्हेन यू कनेक्ट अ बैटरी और अ सेल, तो इन दैट केस इस मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, अब वो नेगेटिव से कहाँ आने लगे? पॉजिटिव की तरफ, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, अब वो कहाँ जाने लगे? टुवर्ड्स द पॉजिटिव। लेकिन रैंडम मोशन का क्या हुआ? रैंडम मोशन अभी भी है, अभी भी है। और रैंडम मोशन परफॉर्म करते 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 स्लोली स्लोली कहाँ जा रहा है पता है? कहाँ जा रहा है स्लोली स्लोली? पॉजिटिव के पास। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन। क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट मोशन। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना, ये होता है बहुत कम। कितना कम? 10⁻³ - 4 मीटर पर सेकेंड। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये इक्वेशन बनता है म्यू इंटू ई। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स में। म्यू को बोलते हो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेरा होल पर्पस आपको बताने का ये था, थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए। नंबर 2, जब तक तुम बैटरी कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तब तक तुमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलने नहीं वाला, तब तक तुमको करंट मिलने नहीं वाला। जब तुम यहाँ बोल रहे हो फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर, तो करंट है तो तुमने ऑलरेडी क्या लगा रखा है? बैटरी कनेक्ट करके रखा है। मैं डायग्राम में दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, बैटरी कनेक्टेड है। और जब बैटरी कनेक्ट होता है तो कंडक्टर के अंदर क्या डेवलप होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, तो जो वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या बोलते हो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो भी याद रखना है, सभी काम में आएगा। गुड। हमारे पास है एक वायर जिसका लेंथ मैं मान लेता हूँ L। लेंथ ऑफ द वायर इज L। लेंथ ऑफ द वायर इज L। तो लेंथ ऑफ द वायर इज L। मान लेते हैं, ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। यू शुड नो, अगर मुझे ये बताना हो कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर आ रहा है, तो डॉट ड्रॉ करते हैं, और अंदर जा रहा है तो क्रॉस ड्रॉ करते हैं। तो इसको बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये 2 डायमेंशन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस इज कमिंग आउटसाइड। तो मुझे बताना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है तो हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? डॉट। और अंदर जा रहा है तो क्या करते हैं? क्रॉस। तो मैंने डॉट दिखाया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउटसाइड। अब रिमेंबर आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं यहाँ पे, सिर्फ एग्जाम में लिखना कैसे तुमको बता देता हूँ, सिंपल है। एक्सप्लेन तो कर दो, क्या है? कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L।
placed in a magnetic field, uniform magnetic field v bar coming outside the plane of paper, क्योंकि तुम पेपर पे लिखते हो, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, बराबर यहाँ तक. Let Vd be the drift velocity of electrons. इसमें इलेक्ट्रॉन मूव होंगे क्योंकि कंडक्टर है. कंडक्टर में फ्री चार्जेस कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं यहाँ पे. और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है? Vd. Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. पक्का? श्योर? हमको करना क्या है पहले वो समझ लो. हमको फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द करंट कैरिंग वायर. तो मैं चलो थोड़ा सा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. आई जस्ट एक्सप्लेन द सिचुएशन. सो कंसिडर a straight wire, a straight wire of length L, carrying a current I, placed in a uniform magnetic field, B, coming out from the plane of board. क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो प्लेन ऑफ बोर्ड, तुम पेपर पे लिखोगे तो प्लेन ऑफ पेपर. पक्का? हमको ऑलरेडी क्या पता है? V K T. We know that. What do you know? Force on a charge moving with, चार्ज कौन है? चार्ज Q है. Moving with velocity V. V bar in a magnetic field V bar is given by. तो हमको ऑलरेडी पता है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज V बार क्रॉस V बार. लेकिन यहाँ V बार मतलब कौन? Vd, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कौन सा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. पक्का? हमको सिर्फ इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ करंट लिखना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि तुमने बोला फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर. तो हमको सिर्फ इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ करंट लिखना है. व्हाट इज करंट बाय डेफिनेशन? चार्ज अपॉन टाइम. What is current by definition? Q by T. What is Q? I into T. पक्का? और बराबर तो है. हाँ, लेकिन what is T? T is the time taken by a charge to go from one end to another end of the wire. So T is the time taken by the particle to cover a distance of L. तो मुझे बताओ व्हाट इज स्पीड का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम. व्हाट इज डिस्टेंस चार्ज हैज टू कवर? L. तो व्हाट इज Vd? L by T. तो व्हाट इज T? L by Vd. इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, Q equals to I into T. T is L by Vd. इक्वेशन नंबर 4. इस इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Therefore, from equation number 1 and 4, you have magnetic force acting on a wire. ये तो Q, लेकिन Q क्या आ गया? I L by Vd. और इधर कौन है? Vd बार क्रॉस V बार. What is A bar cross B bar? AB sin theta. Very good. So what is Vd bar cross B bar? Vd sin theta. और जब तुम लिखोगे मैग्नीट्यूड तो इधर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख देना स्केलर फॉर्म. तो हो गया I L by Vd और ये हो गया Vd B sin थीटा. तो ये Vd हो गया कैंसल. तो ये बन गया आपका फोर्स का फॉर्मूला I L B sin थीटा. ये स्केलर फॉर्म है. कौन सा फॉर्म है? स्केलर फॉर्म.
इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा ना अगर, तो आई बाहर रखूंगा, व्हाट इज एल बी साइन थीटा, एल बार क्रॉस बी बार, बन गया। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर, राइट। और पता है आपको, स्केलर फॉर्म को याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल है। कहीं भी जाते हो, कुछ खरीदते हो, बिल भरते हो, बिल भरते हो ना, बिल भरते हो ना, तो फोर्स इज बिल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर इज बिल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। ऐसे ट्रिक्स बनाओगे तो याद रहेगा। चलो ये तो हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। अब इफ यू नोटिस, ये जो फोर्स है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है पता है? लेंथ, सिर्फ लेंथ पे नहीं, लेंथ वेक्टर पे, लेंथ वेक्टर पे। और स्ट्रेट वायर में ना लेंथ वेक्टर सीधा सीधा होता है, क्योंकि कहीं पे वायर मुड़ा ही नहीं। डिड इट बेंड एनीवेयर? नो, नो। लेकिन हमारे पास जो रियल लाइफ सिचुएशन है, और रियल लाइफ सिचुएशन मतलब तुम अपने आसपास देख लो, दुनिया भर के वायर है, उधर वायर है, इधर वायर है। तो क्या वायर स्ट्रेट से चलता रहता है क्या हमेशा? नहीं, बेंड होता है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अगर स्ट्रेट वायर नहीं हुआ तो इक्वेशन क्या बनेगा। उसको बोलते हैं हम लोग आर्बिट्री वायर। आर्बिट्री वायर का मतलब रैंडम शेप का वायर है, आर्बिट्री वायर। तो फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सम वायर विच इज लाइक दिस, आर्बिट्री रैंडम शेप का वायर है। अब ऐसे केस में प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे लेंथ सीधा सीधा नहीं है, मतलब लेंथ वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी वेक्टर चेंज होता है। वेक्टर हैज टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे लेंथ का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, क्योंकि ये सब टेढ़ा मेढ़ा है। तो फिर इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली इस पे फोर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि लेंथ वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे केस में जब आपके पास एक आर्बिट्री शेप का वायर हो, उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में इमेजिन कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं लेंथ एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? लेंथ एलिमेंट्स, बराबर। गुड। तो कंसिडर कंसिडर अ वायर ऑफ आर्बिट्री शेप, ऑफ आर्बिट्री शेप कैरिंग अ करंट आई। इसमें करंट तो है ही ना, इसमें से करंट तो पास हो ही रहा है, आई, कैरिंग अ करंट आई, placed in placed in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field, uniform magnetic field coming out of the plane of board, of the plane of board। तो हमारे पास ना मैग्नेटिक फील्ड है, और इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ ही आ रहा है, कमिंग आउट। अब क्योंकि हम लोग डायरेक्टली पूरे वायर पे, पूरे के पूरे वायर पे एक साथ फोर्स नहीं निकाल सकते, तो हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि ये वायर छोटे छोटे टुकड़ों से बना है। इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स, और हर एक एलिमेंट का लेंथ कितना है? डी एल, डी एल, डी एल। तो कंसिडर, इमेजिन द वायर to be made up of to be made up of large number of elements, large number of elements, elements of infinitesimal length। infinite मतलब very large, infinitesimal मतलब very small, infinitesimal length dl। उसमें से एक एलिमेंट हमने इमेजिन कर लिया। अब जब इस एलिमेंट में से करंट पास होगा, क्योंकि ये एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड में है, और जब
करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगा देगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो कंसिडर वन सच एलिमेंट ऑफ लेंथ dl कैरिंग करंट I। बड़बड़ बंद करो, मुझे सुनाई दे रहा है। कैरिंग करंट I, carrying current I. So therefore, the magnetic force acting on this element is magnetic force acting on this छोटू element, small element। छोटू बोला, जानबूझ के छोटू बोला मैंने इसको, क्योंकि एलिमेंट स्मॉल है तो एलिमेंट पे फोर्स भी स्मॉल है, तो डीएफ लिखना पड़ेगा आपको। और फॉर्मूला क्या था, आई एल बार क्रॉस बी बार। आई एल की जगह पे क्या लिखोगे, डी एल बार क्रॉस बी बार। पक्का पक्का। अब टोटल फोर्स निकालना हो तो पता क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो देयरफॉर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर can be obtained by integration, so therefore you can find out what is total force acting. Therefore total force F bar is integration dF bar, which is integration I dl bar cross B bar। पक्का? आपको याद है, ये याद होना चाहिए आपको। अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ और इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कहाँ लिखते हो, बाहर। नॉर्मली क्या करते हैं, मैं एग्जांपल बताता हूँ, इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू 2dx, या फिर अगर ऐसा भी रहा इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू a dx। a कहाँ जाता है, बाहर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला, मैंने क्या बोला कि b बार यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। मैंने क्लियरली मेंशन किया है यूनिफॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म, कांस्टेंट। तो बी बार कांस्टेंट है तो बी बार कहाँ जाएगा, बाहर, बाहर जाएगा ना। मतलब कैसे लिखेंगे, बी बार बाहर लिखेंगे क्रॉस आई बार आई डी एल बार, हाँ कि ना, यस नो। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में तुम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो, तुम ए बार क्रॉस बी बार को बी बार क्रॉस ए बार नहीं लिख सकते हो। तो अगर इंटीग्रेशन के बाहर निकालना है तो कैसे निकालेंगे पता है, कुछ नहीं करेंगे, इधर एक ब्रैकेट डाल देंगे, ऐसा लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे इसको। मतलब ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, बस आगे मत लिखना। आगे लिख दिया तो डायरेक्शन उल्टा हो गया, क्योंकि ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन अपोजिट होता है। थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल विद नोटेशंस। और आपको पता है आई भी तो कांस्टेंट है ना, स्टेडी करंट बोला ना तुमने, तो आई भी आ गया बाहर। आई को तुम निकाल दो, वो स्केलर है। तो ये हो गया आपका टोटल फोर्स ऑन एन आर्बिट्री शेप वायर। मतलब जब तुमको किसी भी एक शेप का वायर दिया हो, उसके ऊपर अगर टोटल फोर्स निकालना हो तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब पहले एक छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा, उससे फोर्स निकालना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन, गुड। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास जो वायर है वो इन द फॉर्म ऑफ क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट जैसे सर्कुलर लूप है, जैसे रेक्टेंगुलर लूप है, जैसे स्क्वायर लूप है, तो क्लोज सर्किट भी हो सकता है। तो अगला टॉपिक देखो वैसा ही कुछ दिया होगा आपको, अगले टॉपिक में लिखा होगा ऐसा। थर्ड पॉइंट दिया है क्या, फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ क्लोज्ड सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास एक क्लोज्ड सर्किट है,
चलो सर्कुलर शेप पे ले लेता हूँ। वैसे हैंड शेप आप कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन टेक एनी शेप इफ यू वांट। तो हमारे पास एक क्लोज सर्किट है, सर्कुलर लूप है, ऐसा लूप है। और रिमेंबर प्रोसेस तो सेम ही है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। प्रोसेस क्या है कि जब तुम्हारे पास स्ट्रेट वायर नहीं हो तब तुम इस पूरे लूप को कैसे इमेजिन करते हो, टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स, और हर एक एलिमेंट का लेंथ क्या है, सेम है, डीएल है, डीएल। तो हमारे पास एक क्लोज लूप है, तो हमने ये क्लोज लूप को इमेजिन कर लिया टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स में। सो कंसिडर अ क्लोज्ड सर्किट इन द फॉर्म ऑफ, या फिर कंसिडर अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप, इस सर्कुलर लूप में करंट है, करंट, इट इज कैरिंग करंट आई, और ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है विच इज कमिंग आउटसाइड। सो कंसिडर अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई, carrying current I, placed in an uniform magnetic field, in a uniform magnetic field B, coming out from the plane of board, coming out from the plane of board, plane of board. अब ये जो लूप है, इस लूप को आप इमेजिन कर लो, कैसे इमेजिन करोगे? इमेजिन द लूप टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स, ईच ऑफ लेंथ dl. So imagine the loop to be made up of, large number of length elements, each of length dl, each of length dl. तो ये सारे के सारे सेम लेंथ के, ये dl है, ये भी 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 dl है। तो ऐसा है। फिर स्टोरी वही है, एक एलिमेंट पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ऑन वन सच एलिमेंट इज, force on one such element is, what is force on one element? df bar equals to I dl bar, है ना, क्रॉस। पहले तो गलत लिख दिया तुमने, क्योंकि इंटीग्रेट करना ही नहीं है, इंटीग्रेट बाद में करेंगे। I dl bar क्रॉस v bar, टोटल फोर्स का टाइम इंटीग्रेट होता है, therefore total force is given by, total force is F बार इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेट होगा I इंटीग्रेशन dl बार क्रॉस v बार। सही है, बराबर। अच्छा, अब थोड़ा इसको साइड में रखो, ये डायग्राम पे ध्यान दो, और थोड़ा इसको साइड पे रखो। अब चलो एक बात बताओ, यहाँ पे एक बॉल था O पॉइंट पे, इसको मैंने किक मार दिया, यहाँ आ गया, फिर 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 किक मारा, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? जीरो। मतलब अभी तो मैंने तुमको एग्जांपल दिया डिस्प्लेसमेंट का। एग्जांपल क्यों दिया डिस्प्लेसमेंट का? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब पता है क्या होता है कि जब पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड एक ही पॉइंट पे हो तो रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स इज जीरो। ये मैंने तुमको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल दिया अच्छे से समझने के लिए, बाकी कोई रीजन नहीं था। ओके, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये क्लोज्ड लूप है। क्लोज्ड लूप में तुम किसी को भी पहला वेक्टर मान लो, चलो इसको पहला मान लेते हैं, ये पहले वेक्टर का टेल हुआ और यही लास्ट वेक्टर का हेड है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? जीरो। तो इंटीग्रेशन तुम्हारा बन जाएगा जीरो, तो फोर्स भी क्या आ जाएगा? जीरो। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल dl बार विल बी जीरो, तो फोर्स इज ऑल्सो जीरो। इसका मतलब क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप
in an external uniform field is always 0. शेप कुछ भी हो लूप का, लेकिन लूप होना चाहिए, तो व्हाट इज द फोर्स? 0. गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%. अगला टॉपिक है हमारा टॉपिक है अगला, टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों बताता हूँ मैं. इफ यू रिमेंबर, इससे पहले वाला चैप्टर, सिक्वेंशियली इससे पहले वाला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी था. करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में टोटल 3 ही सेक्शंस है. सेक्शन 1 में तुमको फाइंड करना है अननोन रेजिस्टेंस, वो तुम फाइंड करते हो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क से या मीटर ब्रिज से. सेक्शन 2 था टू फाइंड आउट अननोन ईएमएफ, वो तुम फाइंड करते हो पोटेंशियोमीटर से. और सेक्शन 3 था टू अंडरस्टैंड हाउ डज एमीटर एंड वोल्टमीटर वर्क. आप एमीटर कैसे बनाते हो? आप गैल्वेनोमीटर को शंट में पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो, वो बन जाता है एमीटर. आप गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो, बन जाता है वोल्टमीटर. राइट. तो मैंने आपको तब बोला था कि गैल्वेनोमीटर का एप्लीकेशन मतलब एमीटर एंड वोल्टमीटर इस चैप्टर में है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, लेकिन गैल्वेनोमीटर का वर्किंग अगले चैप्टर में है, इसमें है. और गैल्वेनोमीटर के वर्किंग समझने के लिए तुमको पहले ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर टॉर्क एक्ट होता है, क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होता है, लूप होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में होता है. तो अगला टॉपिक हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, लेकिन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को समझने के लिए तुमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग on a current loop in a magnetic field. अब एक काम करते हैं, एक लूप ले लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं ABCD, उसमें से करंट पास कर देते हैं I, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं. ऑलराइट, तो कंसीडर अ लूप ABCD, carrying current I placed in a uniform magnetic field. अभी मैं फिलहाल के लिए मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म रख रहा हूँ, बाद में चेंज करेंगे. अब इसमें 2 केसेस बनते हैं. एक केस हमारा आज हो जाएगा, एक केस हमारा आज नहीं हो पाएगा. तो अभी जो एक केस आज हो जाएगा पहले वो समझ लो. पहला केस मैग्नेटिक, देखो नोट्स में क्या लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो. मैग्नेटिक इज इन द प्लेन ऑफ लूप लिखा है ना, ऐसा लिखा है ना, मैग्नेटिक इज इन द प्लेन ऑफ लूप, वो गलत लिखा है. मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ लूप, इज इन द प्लेन ऑफ लूप. वो फील्ड वहां पे प्रिंट नहीं हुआ. मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ लूप मतलब जो करंट लूप है अगर वो XY प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी XY प्लेन में है. सिंपल. अगर मैग्नेटिक फील्ड XY प्लेन में है तो लूप भी XY प्लेन में है. तो मैं काम करता हूँ, इसको X एक्सिस मानता हूँ, इसको Y एक्सिस मानता हूँ. हाँ, तो ध्यान देना आप. और मैं यहाँ लगा देता हूँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो मुझे नहीं पता तुमको पता है कि नहीं, तो मैं तुमको बता देता हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. फिर मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ. इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जिसमें जब तुम करंट पास करते हो तभी वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट में 2 पोल पीसेस होते हैं, 2 पोल पीसेस. इसके ऊपर होता है वाइंडिंग, वायर का वाइंडिंग. इसके ऊपर भी होता है वायर का वाइंडिंग. दोनों के ऊपर वायर वाइंडिंग होता है. बराबर, पक्का पक्का, श्योर. बोथ ऑफ देम हैव वायर का वाइंडिंग. गुड. एक में तुम एंटी क्लॉकवाइज करंट पास करते हो और जिसमें से तुम एंटी क्लॉकवाइज करंट पास करते हो वो नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है, और जिसमें से तुम क्लॉकवाइज करंट पास करते हो वो साउथ पोल जैसा बिहेव करता है.
हाँ, तो रिमेंबर, एक है आपका नॉर्थ पोल और एक है आपका साउथ पोल, बराबर। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने आपको बोला ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में दो पोल पीसेस होते हैं, उन दोनों में से एक में तुम वाइंडिंग में से एंटी क्लॉकवाइज करंट पास करते हो और एक में तुम वाइंडिंग में से क्लॉकवाइज करंट पास करते हो। जिसमें से एंटी क्लॉकवाइज पास करते हो वो नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है, जिसमें क्लॉकवाइज पास करते हो वो साउथ पोल जैसा बिहेव करता है। मतलब इन दोनों पोल्स के बीच का जो रीजन है यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, एक्सटर्नल फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है। कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। मैंने जो करंट लूप है उसको भी इसी प्लेन में रख दिया, इसलिए मैंने बोला है मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ लूप, तो ऐसा लूप है हमारे पास। अब लूप को तुमको जो नाम देना तुम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नोट्स के साथ यूनिफॉर्मिटी रखूंगा। नोट्स में जो नाम दिया है वही नाम दूंगा। लूप को नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। इस साइड के लेंथ को बोल देते हैं ए और इस साइड के लेंथ को बोल देता हूं मैं बी। बी। अब मैं ऐसा करता हूं, इसमें से करंट पास करता हूं, करंट। तो ये बन गया तुम्हारा करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बराबर, पक्का, गुड। और क्योंकि लूप के चार साइड है, आप अभी लूप को लूप मत सोचो, आप सोचो चार साइड है और चारों साइड में क्या है? करंट है। और हमने अभी तो देखा, अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर क्या एक्ट होता है? फोर्स। और उसका फॉर्मूला क्या है? आई एल बार क्रॉस बी बार या फिर बिल साइन थीटा। तो ये जो चार साइड है, कौन सा चार साइड? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इस पे क्या एक्ट होगा? फोर्स। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है क्या? हाँ। इनमें करंट है क्या? हाँ। तो देयर विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी, देयर विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन बी सी, देयर विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन सी डी, देयर विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन डी ए। What is the formula for force? BIL sin theta. 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 लेकिन 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 ए बी साइड का लेंथ कितना था? बी। तो बी आई बी साइन थीटा। बी की जगह लेंथ कितना था? ए। तो बी आई ए साइन थीटा। सी डी का कितना था? बी। तो बी आई बी साइन थीटा। और इसका कितना था? ए। तो बी आई ए साइन थीटा। लेकिन लेकिन ए बी के केस में, ए बी के केस में, ए बी के केस में लेंथ ऐसा ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर है। लेंथ ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। कितना एंगल है? 90। कितना एंगल है? 90। तो इस केस में एंगल 90 है। तो बी आई बी साइन 90, साइन 90 इज 1, तो बी आई बी। लेकिन बीसी के केस में, बीसी के केस में मैग्नेटिक फील्ड बी से सी है और करंट उल्टा आ रहा है, तो 180 डिग्री एंगल हो गया, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा बी आई ए साइन 180। यू नो व्हाट इज साइन 180? शून्य, जीरो, जीरो जीरो, राइट। लेकिन इसके केस में देखो, इधर ना, इधर करंट नीचे था, तुमने 90 बोला, इधर करंट ऊपर है तो 270 बोलोगे। है तो परपेंडिकुलर, पहले ऐसा था अभी ऐसा है तो ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, लेकिन एंगल कितना होगा अभी? 270। तो ये हो जाएगा बी आई बी साइन 270। व्हाट इज साइन 270? -1, तो माइनस बी आई बी। और इस केस में एंगल बनेगा 0। तो बन जाएगा तुम्हारा बी आई ए साइन 0। अब बोलोगे 0 क्यों बना? फील्ड और करंट का डायरेक्शन सेम है, 0।
राइट। इसका मतलब ये हुआ कि डीए और बीसी पे तो फोर्स लगा ही नहीं ना, जीरो आ गया, जीरो। तो फोर्स तो लगा दो ही साइड पे, एक ए बी पे वो बाहर की तरफ क्योंकि वो पॉजिटिव आया था, और एक इस पे वो अंदर की तरफ वो नेगेटिव आया था। तो यू हैव टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू साइड्स ऑफ अ लूप। आपको पता है जब दो फोर्सेस इक्वल बट अपोजिट दो अलग अलग साइड पे एक्ट हो तो पता है क्या होता है, रोटेशन। और रोटेशन कौन प्रोड्यूस करता है, टॉर्क। इसलिए हम लोग बोलते हैं टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क एक्टिंग। अच्छा, अभी टॉर्क फाइंड करने के दो तरीके हैं, मैंने टेक्स्ट बुक में एक ही दिया है, नोट्स में तो हम वो एक ही यूज करेंगे। अगर तुम टॉर्क की बात करते हो, टॉर्क मतलब रोटेशन, और टॉर्क का फॉर्मूला पता है क्या होता है। अगर मैं मान लेता हूँ, चलो ये तो पता ही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि ये कॉइल रोटेट होगा तो ये उसका एक्सिस है। आपको पता होना चाहिए टॉर्क on one side AB is force into perpendicular distance from axis of rotation। perpendicular मतलब shortest distance। shortest distance कितना है पता है, इतना है। ये कितना था, ए, तो ये कितना है, a/2 बराबर। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन साइड AB, ऑन साइड AB, ऑन साइड AB इज, इसको टाउ 1 बोलता हूँ, विच इज फोर्स। फोर्स को मैंने F बोल देना है, इसको F बोलता हूँ, F, हाँ, F इंटू डिस्टेंस a/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2। सिमिलरली और कौन सी साइड पे टॉर्क एक्ट हो रहा है, ए बी का सामने वाला कौन था, सी डी, सी डी। दोनों में टॉर्क सेम है, सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन अलग है। वैसे भी टॉर्क को तुम बोलते हो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स तो सेम था ना, और दोनों का डिस्टेंस भी कितना था एक्सिस से, सेम था। इसको टाउ 2 बोलता हूँ, टाउ 2। ये भी कितना आएगा, सेम आएगा, Fa/2। तो व्हाट इज टोटल फोर्स, टोटल टॉर्क, देयरफॉर टोटल टॉर्क ऑन द लूप, total torque on the loop is tau 1 plus tau 2। what is tau 1, Fa/2। what is tau 2, Fa/2। तो 2f a/2 मतलब कितना, Fa, Fa, Fa। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बट व्हाट इज F, Bib। therefore torque is Biba। लेकिन एक बात बताओ, B into A, what is this, B length, A breadth, what is length into breadth, area। तो B into A is area of the loop, तो BIA, where A is area of the loop, ABCD। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन गया, BIA। लेकिन वेट, हमने तो फिलहाल सिर्फ एक ही टर्न इमेजिन किया। हमने बोला कि वायर का एक ही टर्न है, तो ऐसा थोड़ी है, वायर के टर्न ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपके पास ऐसा लूप है जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, हो सकता है। तो फिर टोटल टॉर्क निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, एन से। हर एक टर्न पे कितना टॉर्क है, BIA। तो टोटल टॉर्क हो जाएगा n टाइम्स ऑफ टॉर्क ऑन ईच टर्न, तो NBI। ये हो गया टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप का पहला केस। मैग्नेटिक फील्ड और लूप का प्लेन सेम है, पर जरूरी नहीं ऐसा होगा ही। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वो अगले लेक्चर में देखेंगे।